गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 14.4.2 में असम में आंदोलन देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। असम में 1970 के दशक में स्वायत्तता की मांग उठ रही थी। असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो 1970 में जो मांग उठ रही थी, जो कि असम में जो आंदोलन हो रहे थे कि जो स्थान विशेष मतलब अपने जहाँ वो रहते थे उन जगहों पे जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही थी, संसाधन वो प्राप्त हो रही थी, तो उस संसाधन को वो स्वयं उसका उपयोग करना चाहते थे और दोहन वो उनको ऐसा लगता था कि दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं वो उनके राज्यों के संसाधनों का दोहन कर रहे थे और वे अपने ही राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक बनाकर रह रहे थे। असम के चाय बागानों पर नियंत्रण कलकत्ता कोलकाता की कंपनियों का था। तो इस तरीके से वे क्या है अपने राज्य में दो दर्जे के जो नागरिक हैं, मतलब दो अलग अलग तरह के नागरिक या समुदाय बना करके वो रहते थे। असम में क्या हो रहा था कि अब जो चाय बागानें जहाँ उत्पादन हो रही थी असम में, तो उस पर नियंत्रण किसका है? कोलकाता की कंपनी का उस पर उनका नियंत्रण हो रहा था, है ना। असम से खनिज तेल निकालकर दूसरे राज्यों की शोधक कारखानों में उपयोग किया जाता था, जो कि असम में क्या उत्पादन किया खनिज तेल जो निकाल करके क्या कर रहे थे, उसको दूसरे राज्यों में उसे शुद्ध करने के लिए या शोधक करने के लिए उसे कारखानों में ले जाया जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसलिए कि जो असम के लोग थे उनमें क्या हुए आंदोलन की भावना उमड़ पड़ रही थी और साथ ही साथ क्योंकि जो उनके जो संसाधन है उनको ऐसा लगता था कि हमारे जो राज्य में जो संसाधन प्राप्त हो रही है वो दूसरे प्रदेश के लोग उसका दोहन कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, मगर उससे असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था। तो मगर ये भी कहा जा गया है कि जो वहाँ पे जो संसाधन प्राप्त हो रहे थे उस संसाधन से वहाँ के असम के लोगों को उससे कोई रोजगार नहीं मिलता था। असम में असमिया के अलावा बांग्ला भी एक प्रमुख भाषा थी। असम में वहाँ की असमिया भाषा जो थी उसके साथ साथ बांग्ला भी यहाँ की जो प्रमुख भाषा थी। अंग्रेजी शासन के समय से ही बांग्ला भाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कार्य कर रहे थे। तो जो बांग्ला भाषा जो बोलते थे वो लोग जब अंग्रेजों का जब शासन चलता था उस समय वो ज़्यादा मात्रा में सरकारी जो पद थे उनकी संख्या, वहाँ कार्य करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। असमिया भाषी लोग यह महसूस करते थे कि बांग्ला भाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार कर रहे थे। तो इस तरीके से जो असमिया भाषा जो बोलने वाले लोग थे वो क्या अपने आप को थोड़ा कहना चाहिए उन्हें एक कहीं ना कहीं दुख होता था कि उन्हें जो असमिया भाषा जो बोलने वाले लोग थे उन्हें कम दर्जा का दिया जा रहा है और जो दूसरे जो बांग्लाई भाषा जो बोल रहे थे उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। और ये भी हो रहा था उनके साथ कि जो बांग्लाई भाषा जो बोलते थे वो लोगों को सरकारी पदों पर ज़्यादा संख्या में उनको रखा जाता था और असमिया जो बोलने वाले थे उनके साथ थोड़ी जो उनकी व्यवहार थी उसमें सही ढंग से उनके साथ नहीं किया जाता था। बांग्लादेश से आजीविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और गंभीर बना दिया। जो बांग्लादेश की जो आजीविका की तलाश में वो अपनी जीविका चलाने की तलाश में आने वाले जो प्रवासी दूसरी जगह के जो लोग थे वहाँ वो प्रवासी वो आ रहे थे, जिससे मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका था। 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आंदोलन में बदल गई। जो ये क्या है, जिस तरीके से असमिया बांग्लाई भाषा को लेकर के उनके बीच में जो मतभेद के हैं या फिर जो परेशानी है उनके साथ जो व्यवहार में की जा रही थी उनके साथ, तो उसको लेकर के एक जो भावना उमड़ पड़ी वो थी सामाजिक आंदोलन का वो रूप ले रहे थे।
अखिल असम विद्यार्थी संघ AASU ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से जो अखिल असम विद्यार्थी संघ जो था उसने इस आंदोलन का उन्होंने संचालन किया। विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ हड़तालें, धरने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुए। तो इस तरीके से जो किसके द्वारा नेतृत्व में चल रहे थे, अखिल असम विद्यार्थी संघ के माध्यम से चल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए जगह जगह पर उन्होंने हड़तालें करने शुरू कर दिए, धरने करने शुरू कर दिए, प्रदर्शन भी होने लगे और साथ ही साथ वो क्या है और वो बंद का भी उन्होंने आयोजित किया। अब आगे देखते हैं सांस्कृतिक तथा जनसंख्याकी पहलुओं के अलावा इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी थे। यहाँ पे सांस्कृतिक और साथ ही साथ जनसांख्यिकीय पहलुओं के अलावा भी क्या थे, इस आंदोलन में कुछ और भी महत्वपूर्ण पक्ष थे या मतलब और महत्वपूर्ण अंग भी थे जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। असम आंदोलन की मुख्य मांगे यह थी विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए, असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए ही किया जाए। जो वो आंदोलन चल रहे थे वो वहाँ क्या हो रहे थे कि असम में जो बाहर से आए वाले लोगों को असम से क्या किया, उन्हें बाहर निकाला गया या फिर जो विदेशी लोग जो थे जो उन्हें असम से बाहर निकाला गया। जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्हें रोजगार प्रदान करने के में उन्हें सब पहले प्राथमिकता दी जाए और साथ ही साथ जो असम के संसाधन है, असम में जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनका उपयोग कौन करेंगे, असम के लोग ही उनका उपयोग करेंगे। एक प्रमुख मांग थी बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। एक उनकी जो मांग थी, प्रमुख मांग थी, वो क्या थी, जो बांग्लादेश से आए जो लोग थे, जो बांग्लादेश के रहने वाले जो लोग थे वहाँ आए थे, उन्हें उनकी जो नागरिकता है उसे समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर निकालना, मतलब असम से उन्हें बाहर निकालना। इन मांगों ने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भी बांट दिया क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी क्या थे, मुस्लिम थे। तो इस तरीके से जो उनकी मांग थी, इन मांगों में लोगों को क्या था कि वो कहना चाहिए किसी स्थान विशेष या नियम के संबंध पर या उस संबंध के आधार पर क्या है सैद्धांतिक रूप से ये इन चीज़ों का क्या होने लगा, बंटवारा किया गया क्योंकि जो अधिकतर जो बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। हिंसा तथा विघटन से बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि ये जो मामले थे वो क्या थे, काफ़ी अधिक हिंसात्मक हो रहे थे और साथ ही विघटन मतलब अलग अलग होने की हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत अधिक बढ़ने की वजह से जो केंद्र सरकार थी वो इस मामले में क्या है, हस्तक्षेप, उसमें बाधा उत्पन्न करना उनको पड़ा या फिर कहें उसे रुकावट या रोकने की कोशिश उन्हें की गई। आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बीच 3 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ जिसके तहत तय हुआ कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से जो आंदोलनकारी जो छात्र थे और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होने 3 साल के लंबे बातचीत के बाद बड़ी मुश्किल से एक क्या हुआ, समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ कि 1961 से पहले जो लोग हैं या फिर जो लोग आकर के वहाँ पे बसे हैं उन्हें क्या प्रदान की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। 1961 और बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा मगर मताधिकार नहीं और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो थे 1961 से पहले आकर के जो बसे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन साथ ही ये कहा कि 1961 और बांग्लादेश के जो युद्ध से पहले जो आए हैं उन लोगों को
क्या है, असम में रहने का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन उनको अपने मत का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से 1971 के बीच में जो के बाद जो आए हैं, 1971 के बाद जो जितने भी लोग जो आए असम में, उन लोगों को वापस क्या है, बांग्लादेश भेजा जाएगा। समझौते के बाद हुए चुनावों में असम गण परिषद जो आसू से ही निकला हुआ था ने भारी विजय प्राप्त की। तो इस समझौते के बाद क्या हुआ, जो चुनाव में हुए असम, तो असम गण परिषद जो कि आसू के नाम से वो सामने आए और वो भारी विजय या फिर बहुमत प्राप्त करके विजय प्राप्त की। इसी प्रकार आगे कई नए राज्य बनाने और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर आंदोलन हुए। तो इस तरीके से राज्य में जो नए नए ऐसे समस्याएं सामने आई और साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं, अपनी इच्छाएं जो थी उसको लेकर के लोगों के बीच में ऐसे आंदोलन हुए। अब आगे देखते हैं मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य इसी तरह की मांगों के नतीजे हैं। तो आज हम जो ये अलग अलग राज्य के बारे में जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे मिजोरम हो गया, उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में ये सब राज्य क्या हैं, यही अपनी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं या फिर अपने जो मांगे हैं, उन मांगों का ही ये एक नतीजा है कि वो अपने लिए एक अलग राज्य या राज्य की मांग उन्होंने की। इसके लिए भी उन्होंने बहुत अधिक आंदोलन भी किए। अब आगे देखते हैं 4.3 में पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण। किस तरीके से जो कार्य और शक्तियों को केंद्रीय स्थापना या फिर हटा करके उस पर पुनः स्थापित किस तरीके से की गई या सत्ता प्राप्त की गई, इसके बारे में देखेंगे। राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जो राजीव गांधी थे उनका मत था, उनका कहना था कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं निकाली जाती हैं, उसका फायदा क्या है, गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उनका कहना था कि गरीबों के लिए आवंटित रुपए में से 15 पैसे से भी कम उन तक पहुँच पाता है, जो कि बांटा जाता है, जो कि यहाँ आवंटित कहा गया है। तो उस आवंटित रुपए जो बांटे गए हैं उसमें से सिर्फ कितने कहे हैं, 15 पैसे तक ही से भी कम पैसे उन गरीब लोगों तक पहुँच पाते हैं। इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेंद्रीकरण हो, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बने और उनका लाभ उठा पाए। तो जो समस्या थी, इस समस्याओं का हल निकालने के लिए क्या किया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर केंद्र, जिसको हम समझ सकते हैं कि केंद्र से हटाना या फिर जो कार्य होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उसको केंद्रीकृत स्थापित करना या फिर उसे पुनः या फिर नए सिरे से उसको हटा करके स्थापित करना होता है। जिस तरीके से जो हमने ऊपर में देखा कि किस तरीके से जो आवंटित रुपए होते थे वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, तो इस प्रणाली को एक नए तरीके से उसे विकेंद्रित किया गया, ताकि जो आम लोग हैं वो लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो भाग ले सकें, उसके हिस्से बन सकें और उसका क्या ले सकें, फायदा ले सकें। इसलिए सत्ता का क्या होने लगा, विकेंद्रीकरण हुआ, या पुनः स्थापित भी आप इसे समझ सकते हैं। इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया, मतलब परिवर्तन किया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। तो इस तरीके से 1986 में एक संविधान में किया गया, संशोधन लाया गया, मतलब परिवर्तन किया गया या फिर उसमें सुधार किया गया, जिससे क्या होने लगे कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं या क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत जो भी राज्यों के अंतर्गत जो भी पंचायतें आती हैं या उन क्षेत्रों के अंदर उनमें अनिवार्य कर दिया गया और उन्हें जो संवैधानिक है या सैद्धांतिक जो नियम होते हैं, बने होते हैं, उसको मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और गरीब और विशेषकर महिलाएं स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय
हो पाएंगे। तो इसका जो संवैधानिक जो मान्यता थी, इसका मुख्य जो मकसद था या जो सिद्धांत था वो क्या था कि सत्ता का किस तरीके से विकेंद्रीकरण हो, उसे किस तरीके से सत्ता को पुनः स्थापित कर सही ढंग से जो कार्यप्रणाली है, शक्तियाँ हैं, उसका उपयोग कर सभी उसका सही तरीके से जान सके, समझ सके और उसका उपयोग करें। तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण में क्या होने लगा कि गरीब और साथ ही विशेषकर जो महिलाएं हैं उन्हें स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में भाग होने या फिर सक्रिय होने का उन्हें मौका मिल पाएगा। तो ऐसी कोशिशें की गई। अब आगे देखेंगे 14.5 में राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें किस तरीके से गई। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्य के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी। तो इस तरह क्या होने की जो राज्य थे वो किस तरीके से जो अपनी कहना चाहिए आकांक्षाएं थी या जो इच्छाएं थी या क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी उनको पूरा वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। और क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होने लगा था, विकास होने लगा था, बढ़ने लगी थी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनमें। इस समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टियां बनी जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। जो राजनीतिक पार्टियां जो देश भर में जो बन रही थी वो उनका मुख्य मकसद क्या था कि जातियों के लिए, मतलब जातीयता के लिए क्या है, राजनीति में जगह बनाना, मतलब जाति के उसको संरक्षित करने या फिर सुरक्षित करने के लिए जगह बनाना, और साथ ही अभी तक उसमें सम्मिलित वो नहीं थे, जगह बनाना जो कि अभी तक वो सम्मिलित नहीं थे उनके लिए। मध्यम कृषक जातियाँ जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। जो मध्यम कृषक जो थे, कृषक जाति के लोग थे जैसे कि जाट और दलित जातियों में क्या होने लगे कि नई पार्टियों में उसमें गठित होने लगे। इनमें से कई ऐसी जातियां भी थी जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। इनमें से कई ऐसी जातियां थी जिनकी स्थिति में क्या हुआ था, सुधार हुआ था, परिवर्तन हुआ था, मगर जो शिक्षा थी और राजनीति थी इन दोनों में वो पीछे थे, मतलब उनमें विकास नहीं हुआ था। वे आरक्षण मांगने लगे, मतलब अपने लिए वो आरक्षण प्राप्त करना चाहते थे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। ये किसके द्वारा किया जा रहा था, ये आप जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व, मतलब उनके द्वारा वो गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया था। जो गठबंधन जो सरकार थी वो निर्णय ली थी कि किस तरीके से जो अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको शैक्षणिक जो संस्थाएं थी उनमें और साथ ही साथ जो नौकरियां थी उनमें क्या प्रदान की गई, शैक्षणिक 27% आरक्षण उन्हें प्राप्त किए गए। उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली। इसमें जब उन्हें आरक्षण मिला या दी गई उन्हें, तो उस जाति के जो युवा वर्ग के जो लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी ये कानून बना और साथ ही साथ जो जातियाँ थी जातियों के जो कहना चाहिए जाति के आधार पर जो राजनीतियों का जो उभार हो रहा था वो क्या है, उसको ऊपर उठने में मदद मिली। जातीय व क्षेत्रीय पहचानों के साथ साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी। तो इस तरीके से जाति के आधार पर व क्षेत्रीय पहचानों के साथ साथ लोगों को क्या हुआ, राजनीति में भाग होने का अवसर भी मिला और साथ ही लोगों की जो धार्मिक पहचान थी, मतलब धर्म के आधार पर जो पहचान थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने लगी। इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुईं और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगे। तो इस तरीके से 1985 में क्या होने लगा कि जो भारत में संकुचित पहचान के आधार पर लोग अपने लिए क्या राजनीतिक पार्टियां विकसित करने लगे, फैलाने लगे, और वो क्या थी, समूह के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर या फिर या जाति के आधार पर क्या होने लगी, प्रतिनिधित्व करने लगे थे। वो लोग एकजुट हो रहे थे कहें।
इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगी। जो यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियाँ विकसित हुई और वो क्या है विशिष्ट समुदाय, जाति और क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व करने लगे थे या संचालन कर रही थी, उसका परिणाम क्या हुआ कि चुनाव में वे किसी एक पार्टी में वो स्पष्ट रूप से उन्हें बहुमत नहीं मिल पाए। तो इस स्थिति में क्या हुआ, सरकारें ने एक दूसरे के साथ क्या करने लगी, गठबंधन करने के आधार पर या गठबंधन बनने लगे। 1989 के आम चुनाव के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन बनाना पड़ा। तो क्या होने लगे कि 1989 के बाद जो आम चुनाव हुए उसके बाद जो दल थी उसमें स्पष्ट या फिर स्पष्ट रूप से उनको बहुमत नहीं मिल पाया। तो इसलिए सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों ने आपस में क्या कर लिए, गठबंधन बनाना शुरू कर दिए या गठबंधन बनाना उन्हें पड़ गया। कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रहीं और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो कुछ गठबंधन जो सरकारें थी, दो अलग अलग पार्टी के लोगों ने गठबंधन करके अपनी जो सरकारें स्थापित की वो ज़्यादा नहीं चल पाई और जो उनका कार्यकाल था वो पूरा नहीं हो पाया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। तो जो राजनीति थी वो एक नए पहलू कहें या फिर जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी वो एक अलग ही रूप धारण कर रही थी। जहां शुरुआती 4 दशकों तक भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी। शुरुआती दौर में क्या हो रहा था कि जो 4 दशकों तक क्या होने लगी कि भारत में जो राजनीतिक केंद्रीयता थी वो क्या थी, एक ही दल या एक ही पार्टी के आसपास ही वो घूम रही थी। 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाया। 1990 के बाद क्या होने लगा कि जो राजनीतिक पार्टियां थी उसमें इनमें क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है और भी दल या फिर पार्टी बनने लगी, जिससे क्या है जो वास्तविक जो रूप था वो क्या है कदम आगे बढ़ाते चले गए या परिवर्तन होने लगे। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत से अस्थायी गठबंधन सरकारें देखी, पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किए हैं। तो इस तरीके क्या हुआ कि जो बहुदलीय व्यवस्था थी, बहुदलीय मतलब एक से अधिक दलों की जो व्यवस्था के प्रारंभिक दौर, शुरुआती जो दौर थे उसमें हमने बहुत सी सरकारों को क्या है अस्थायी रूप से गठबंधन सरकारें देखी। लेकिन कहा गया है कि पिछले 15 सालों में जो स्थिर गठबंधन है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके उन्होंने जो गठबंधन सरकारें बनी थी उसको पूरी तरीके से या सही तरीके से कहें उससे जो उनकी जो कार्य थी उसको उन्होंने पूर्ण किया। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। तो इस तरीके से जो गठबंधन सरकार थी उनको क्या मिला, अब जो अपना कार्य वो कर रहे थे वो उनमें आगे बढ़ने लगे और जो विभिन्न क्षेत्रीयता थी और साथ ही छोटे दल के जो समाज थे उन लोगों ने भी इस मतों में अपना प्रतिनिधित्व, अपना योगदान उन्होंने भी दिया। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत तथा प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों के अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया। तो इस तरीके से जो गठबंधन थी वो न्यूनतम कम से कम क्या करने, साझा कार्यक्रम मतलब एक दूसरे के साथ मिला करके कार्यक्रम समन्वय एकजुट के साथ उन्होंने विभिन्न तरीके से उन्होंने विचारों को भी अपना मिलाया और साथ ही साथ बहुमत का उन्होंने क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, उसका संचालन किया, उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से सरकार की जो अस्थिरता जो समस्या का भी उन्होंने जो स्थिर नहीं हो पा रही थी ऐसी सरकारों का भी उन्होंने समाधान या उस समस्याओं का हल निकाला। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो किस तरीके से गठबंधन करके अपनी सरकारें देख रही थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1, आपातकाल क्या है? 1975-1977 के बीच आपातकाल में शासन ने क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए? क्वेश्चन नंबर 2, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या कदम उठाए गए? ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, उसे पूरा करें। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।